हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्जंत एकेडमी पर, जहां हम डिस्कस करेंगे आज इंडियन इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम टॉपिक के बारे में और जानेंगे नेशनल इनकम से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में। देखिए, नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कभी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, इसके बेसिस को अच्छे से समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है नेशनल इनकम। चलिए, तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में समझेंगे। देखिए, नेशनल इनकम जिसे आप कहते हो राष्ट्रीय आय, ठीक है। अपने मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। तो आइए इसके बारे में आपको बता दूँ। पहला हमें जो पढ़ना है इसके बारे में, तो समझना ये है कि एक्चुअली व्हाट इज नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बारे में आपको बताऊँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी समझना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। और दूसरा हम इसमें समझेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम, देन व्हाट is the importance and objective of national income। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एनआई। एनआई का मतलब एन से नेशनल, आई से इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का महत्व और उद्देश्य क्या है, क्यों हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, क्यों मापते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, इस पॉइंट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वेरियस इंडिकेटर रिलेटेड टू नेशनल इनकम। देखिए, वेरियस इंडिकेटर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, या यूँ कहें कि विभिन्न अवधारणाएं जो संबंधित हैं आपकी राष्ट्रीय आय के निकालने से। यानी इंडिकेटर से मतलब यहाँ पर है, आपने देखा होगा कि नेशनल यानी कि एनआई निकालने से पहले हमें कई इंडिकेटर्स को समझना होगा। कई इंडिकेटर्स से मतलब जैसे आपका जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारे इंडिकेटर्स को भी हमें अच्छे से समझना होगा वन बाय वन। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत, वेरियस इंडिकेटर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, या वेरियस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट आप जो समझेंगे वो है व्हाट आर द वेज और मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी वो कौन से तरीके हैं या विधियां हैं, ठीक है, नेशनल इनकम को मापने की। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उस विधियों के बारे में हम जानेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, आप सभी जानते हैं 3 तरीके की विधियां होती हैं, उन तीनों विधियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम में। ठीक है, अगला हम समझेंगे कि व्हाट, या यूँ कहें इसको बेहतर होगा, which items to be included in national income, यानी कौन कौन से मदों को सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। यानी राष्ट्रीय आय में जो भी चीज़ें आप लेते हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ली जाती हैं, सम्मिलित की जाती है राष्ट्रीय आय को निकालने में। ठीक है, इसके बारे में विवरण आपको दिया जाएगा इस पॉइंट के अंतर्गत। इसी तरह से आप ये भी जानेंगे कि विच आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी अभी आपने देखा ऊपर कि किन मदों को सम्मिलित किया जा रहा है, नीचे आप
मिला है आपको, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी मदों को सम्मिलित नहीं है, जिनको सम्मिलित करने से सही आकलन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, जो मदें आपको इंक्लूड नहीं करनी है, एक्सक्लूड करनी है जिनको। ठीक है, अगला आप समझेंगे डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम। मतलब राष्ट्रीय आय को मापते समय या राष्ट्रीय आय को मापन करते समय जो जो समस्याएं आती हैं, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनके बारे में हम इस पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नेशनल इनकम को निकालते समय, यानी उसके आंकड़े को निकालते समय जो जो परेशानियां होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए नेशनल इनकम के बारे में, साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि फ्यू फैक्ट्स जो रिलेटेड हैं आपकी नेशनल इनकम से, फैक्ट्स के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको इससे जुड़ी बता दूंगा कि कौन पब्लिश करता है, कब इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कौन इसके जो है प्रतिपादन करने वाले हैं, इन सारे विषयों के बारे में, कब ये पब्लिश होता है, ये सारी चीज़ों के बारे से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा इसमें। और साथ ही साथ जो करंट इकॉनमी है इस टॉपिक से रिलेटेड, करंट इकॉनमी मतलब कि इस समय क्या दर है जीडीपी की, ठीक है, क्या प्रोजेक्टेड है, किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप कि इन सब को पढ़ने के बाद हम एक चीज़ और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि डज एन इंक्रीज इन national income of a country leads to increase social welfare। ठीक है, मतलब ये है क्वेश्चन है, इसको एनालिसिस करने के बाद इस राष्ट्रीय आय को हम समझेंगे कि क्या अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो क्या इसके बढ़ने से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी या नहीं, या यूँ कहें आर्थिक विकास होगा या नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस और अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इंडिविजुअली। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट्स पे, जो है व्हाट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय को पहले हम समझ लें, फिर ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, फिर करंट इकॉनमी को रिलेट करना है, लिंक करना है अपने इस ट्रेडिशनल पॉइंट्स को। ठीक है, आइए राष्ट्रीय आय को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय को समझने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आय क्या होती है। आय को समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम क्या है, पहले चीज़ तो इनकम समझिए, देन फिर आइए नेशनल इनकम पे। देखिए, इनकम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इनकम वो चीज़ होती है, या यूँ कहें वो धन है जिसको आप कहते हैं किसी कार्य के बदले में, किसी कार्य के प्रतिफल में जो धन आपको प्राप्त होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपकी आय। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप हैं, आपके परिवार में आपके फादर जो कमाते हैं, जो घर में पैसा लाते हैं, वो क्या होती है, इनकम होती है परिवार की। तो ठीक इसी तरह से एक निचले स्तर पर हम बात करते हुए चलें। सबसे पहले मान लीजिए एक चार्ट है, ये यहाँ पर एक व्यक्ति की आय अगर आए,
एक अकेला व्यक्ति है अगर और उसकी आय है, ठीक है, सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति की आय। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका परिवार है, परिवार में 5 लोग हैं और 2 लोग कमाने वाले हैं, तो वो कहलाता है परिवार की आय, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये परिवार की आय है तो इसी तरह से परिवार कई सारे होते हैं किसी ज़िले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, जानते ही हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है ज़िले की इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं, परिवारों से मिलकर ज़िले की आय बनती है। जब ज़िले की आय और ऊपर जाएंगे तो ये आय हो जाती है कई जिलों की आय से मिलकर राज्य की आय, ठीक है। अब इन्हीं सब आयों का जो कुल योग होता है तो वो बन जाती है राष्ट्र की आय। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। राष्ट्र की आय, तो आपने देखा एक व्यक्ति की आय से लेते हुए हम राज्य की आय तक पहुंचे, यानी कुल व्यक्तियों, परिवारों कहें या जिलों की आय या राज्यों की आय का सम्मिलित योग ही राष्ट्रीय आय होता है। यानी अब राष्ट्रीय आय का मतलब, अभी तक आप क्या कहते थे कि परिवार में अगर एक परिवार में 5 लोग रहने वाले हैं जिसमें से 2 लोग अगर कमा रहे हैं, 2 लोग कमा रहे हैं, एक मान लीजिए इसमें 10,000 हर महीने कमाता है और एक 15,000 रुपये कमाता है, तो आप कहोगे परिवार की आय क्या हो गई, 25,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, परिवार के सदस्यों के, व्यक्तियों के दोनों आयों का योग हुआ। तो इस वजह से ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय आय भी क्या करता है कि सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ते हुए जो आय निकल कर आती है, यह राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पर है, परिवार पर और व्यक्तिगत रूप से, तो इनका जब सम्मिलित योग निकल कर आता है वो कहलाता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इससे ही हम राष्ट्रीय आय यानी आय के संदर्भ में हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय आय की सही डेफिनेशन अभी नहीं है, अभी ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बनी है, अभी आपको सिर्फ ये समझाया है कि आय क्या होती है, क्या होता है, कहने का मतलब आय को कैसे निकाला जाता है, यानी लोगों का, व्यक्तियों का योग करके। अब इसके हम बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। अब हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा में बहुत सारे की टर्म यूज़ हुए हैं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा में निकालते समय बहुत से की टर्म यूज़ हुए हैं, ठीक है, और उन की टर्म्स को हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको समझें, आइए समझते हैं परिभाषा को। देखिए होता क्या है, किसी देश के निवासियों द्वारा, किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा, देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल
घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय समझने से पहले हम समझ रहे हैं कि हमारा जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है, यानी कि जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। हम राष्ट्रीय आय को समझने से पहले समझ लें जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सकल घरेलू उत्पाद की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी देश के निवासियों के द्वारा। ठीक है, तो अभी हमें को इसको समझना पड़ेगा वन बाई वन करके। निवासी क्या है इसको समझना है, क्योंकि निवासी और नागरिक में अंतर है। एक वित्तीय वर्ष, ये वित्तीय वर्ष को समझना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष क्या है? देश में भौगोलिक सीमा, इस भौगोलिक सीमा के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब की टर्म्स हैं जो हमें पहले समझना है, तभी हमें ये डेफिनेशन समझ में आएगी। तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अब देखिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं यानी प्रोडक्ट्स को समझना है, वस्तु और सेवा क्या है, फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट मीन्स क्या है, उसके बाद उसके मौद्रिक मूल्य को समझना है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य को समझना है, फिर जाके आपका समझ में आएगा घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी आप बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या है, गुड्स भी है और सर्विसेज भी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी बताया। जब हम नेशनल इनकम यानी कि एनआई को फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हमें गुजरना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो जीडीपी को समझ लें, राष्ट्रीय आय भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी क्या होगी, किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन सकल घरेलू उत्पाद की। आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए, एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, जो की टर्म्स यूज़ हुए हैं इस डेफिनेशन में, इनको पहले हम डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीडीपी, क्योंकि अक्सर न्यूज़ में आप इसके बारे में पढ़ा करते हो, न्यूज़ में देखते भी हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, और सकल का मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल। डोमेस्टिक जिसे आप बोलते हो घरेलू, इसमें आती है आपकी भौगोलिक सीमा। अब इसको भी समझते हैं, भौगोलिक सीमा होती क्या है। भौगोलिक सीमा के बारे में जानेंगे। देन आते हैं हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी क्या है, दो कैटेगरी है, एक होती है वस्तु, दूसरी होती है सेवा। ठीक है, इसको बोलते हैं गुड्स, इसको बोलते हैं सर्विस। ठीक है, तो ये होता है आपका, जो मैंने अलग अलग आपको बताया है, टोटल। ये हो गया भौगोलिक सीमा, भौगोलिक क्षेत्र, वस्तु और सर्विस उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए, जो भी मैंने आपको टर्म्स दिखाए थे डेफिनेशन में, वो क्या क्या थे। निवासी, यानी हमें निवासी के बारे में पहले समझ लें, निवासी होते क्या हैं। दूसरा हमें समझ लें भौगोलिक सीमा क्या है। तीसरा हम समझ लें, देखिए इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं जो आपको लिखी नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। हमें थोड़ा सा जानकारी ले लेना है मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। मध्यवर्ती वस्तुएं जो इस डेफिनेशन में आपको
नहीं दिख रही हैं, लेकिन इसको भी आप समझते हुए चलिए। हमें उत्पाद को समझना है, फिर उत्पाद में अंतिम उत्पाद को समझना है, ठीक है। वित्तीय वर्ष को समझना है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। और फिर समझना है हमें इसके वित्तीय वर्ष हो गया, मौद्रिक मूल्य को, ठीक है। मतलब ये है कि बंदा निवासी है या नागरिक, इस चीज़ को समझिए। नागरिक और निवासी में फ़र्क होता है। सिटीज़न और रेजिडेंट जिसे आप बोलते हैं, रेजिडेंट और सिटीज़न हो गया। निवासी को रेजिडेंट बोलते हैं और नागरिक को सिटीज़न बोलते हैं। भौगोलिक सीमा जियोग्राफिकल एरिया होता है आपका, ज्योग्राफी लिमिट जो होती है, इसी को ही हम आर्थिक सीमा भी बोलते हैं। भौगोलिक सीमा को हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। मध्यवर्ती आपकी होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। उत्पाद में मैंने आपको जैसा बताया कि उत्पाद में दो आते हैं, एक तो आता है आपका वस्तुएं, दूसरा सेवाएं। अब वो अंतिम उत्पाद की बात हो रही है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वित्तीय वर्ष क्या होता है और मौद्रिक मूल्य क्या होता है। इनको समझ लेंगे तभी हमको ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आसानी से समझ में आएगा, और फिर आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो और आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो आइए पहले एक एक करके इन सब चीज़ों को समझते हैं। निवासी को समझते हैं, फिर भौगोलिक सीमा को समझते हैं, और फिर मध्यवर्ती वस्तुएं, उत्पाद, अंतिम उत्पाद, वित्तीय वर्ष और मौद्रिक मूल्य को हम समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जीडीपी। चलिए आइए समझते हैं निवासी के बारे में। देखिए निवासी क्या होते हैं। निवासी और नागरिक में थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति नागरिक हो और वो निवासी हो, ठीक है। किसी देश का कोई व्यक्ति अगर नागरिक है तो उस देश का निवासी है, या कोई निवासी है यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं उस देश का नागरिक हो, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। निवासी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये क्या है, आर्थिक संकल्पना है, आर्थिक अवधारणा है, जबकि नागरिक एक राजनीतिक अवधारणा है। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा नागरिक के बारे में, ठीक है। तो ये एक राजनीतिक अवधारणा में आती है नागरिक शब्द, जबकि निवासी की अवधारणा नागरिक के सबसे थोड़ी व्यापक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति निवासी है या नागरिक है, ठीक है। नागरिक जैसे मान लीजिए अपना भारत है, ठीक है। अब इस भारत में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, हम आप जैसे इस देश के नागरिक हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम निवासी भी हैं, क्योंकि हम अपना काम जो भी कर रहे हैं वो इस देश के अंतर्गत है। यानी हमारा आर्थिक हित जो है वो यही है इस देश में। तो जिस व्यक्ति का आर्थिक हित जहाँ से हो वही उस देश की निवासी होता है। तो मेरा आर्थिक हित इस देश के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसलिए मैं निवासी भी हूँ और नागरिक भी हूँ, मेरी अगर बात की जाए या आप लोगों की। अब मान लीजिए कि कोई भारतीय अमेरिका में रहता है, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में रह रहा है और वो वहीं व्यापार कर रहा है, वो वहाँ पे व्यापार कर रहा है, वहीं पे रह रहा है, जो भी चीज़ें वो है वो यूएसए में ही कर रहा है। बट अभी इसको यूएसए की नागरिकता नहीं मिली है, वो नागरिक है, भारत का नागरिक है, यानी सिटीज़न तो भारत का है, बट वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, भारत का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर अपना काम कर रहा है और यहाँ पर नागरिकता भारत की ले रखा है, ठीक है। इसी तरह से यूएसए का कोई व्यक्ति अगर यहाँ आके रह रहा है और नागरिकता उसकी यूएसए की है तो वो भी यहाँ का निवासी नहीं कहलाएगा। निवासी होने के लिए ये है ज़रूरी कि उस व्यक्ति को अगर वो विदेश में जाकर काम कर रहा है तो 1 साल के अंदर ही वो वहाँ पर अपना काम कर रहा हो, 1 साल के अंदर ही रहता हो और फिर वापस चला आता हो, टेम्प्रोरी पर्पस से गया हो और कुछ भी अर्न करके आता है, तब हम उसकी आय को अपने यहाँ इंक्लूड करेंगे, तो वो कहलाएगा निवासी।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं निवासी होने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, डिटेल में। तो निवासी होने का जो फ़र्क है नागरिक और निवासी में, कि कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि जो नागरिक है वो उस देश का निवासी हो। अगर वो बाहर जाके विदेशों में काम कर रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो फिर निवासी नहीं हुआ, उसकी इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई विदेशी ठीक इसी तरह से आके यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई विदेशी यहाँ पर टूरिज़्म के पर्पज़ से आता है, पर्यटन के या मनोरंजन के पर्पज़ से आता है या शिक्षा लेने आता है और आके चला जाता है, तब हम उसको इंक्लूड करते हैं अपने नेशनल इनकम में, ठीक है। तो निवासी की धारणा ऐसी है कि निवासी का मतलब हो गया एक आर्थिक अवधारणा जो कि काफ़ी व्यापक है राजनीतिक अवधारणा से। राजनीतिक अवधारणा का मतलब कि वो बंदा फिर उस देश का नागरिक ही है, ठीक है, और किसी देश की नागरिकता उसने नहीं ले रखी है। तो निवासी के बारे में ये था। इसके बारे में और हम आगे अभी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में ले रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, इनके बारे में मुझे आपको जब मैं पढ़ाऊँगा पॉइंट कि किन किन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, किन किन को नहीं लिया जाता है, उसमें मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका। नेक्स्ट आपका आता है भौगोलिक सीमा। ठीक है, अब भौगोलिक सीमा के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, मान लेते हैं हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है। हालांकि इस शेप में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमें समझना है, ठीक है, लिमिट को समझना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक खाका बना के दिया है कि मान लेते हैं हमारा देश है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ कंट्रीज ऐसे बना दिया अलग अलग। ये मान लीजिए चाइना है, ठीक है, और कोई भी रूस ले लिया, रसिया ले लिया, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये हमारी कंट्री है, ठीक है। अब हमको समझना क्या है, भौगोलिक सीमा को समझना है। देखिए, भौगोलिक सीमा राजनीतिक सीमा में भी फ़र्क है। भौगोलिक सीमा को आप आर्थिक सीमा कह सकते हैं। आर्थिक सीमा भी कुछ हद तक भौगोलिक सीमा से काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। भौगोलिक सीमा का मतलब है कि आप इसके द्वारा जो भी सीमा डिसाइड की गई है इस देश की, उसी के अंदर जो भी उत्पाद आपका बनेगा वो सारा का सारा कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब हम इसी को आर्थिक सीमा में कंसीडर करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो भी व्यक्ति अगर विदेशों में है, ठीक है, विदेशों से जो आय अर्जन कर रहा है, उस आय को हम क्या करते हैं, अपने देश में सम्मिलित करते हैं। तो इस वजह से जो आर्थिक सीमा है इस संदर्भ में इससे कहीं बड़ी है। और वही चीज़ अगर विदेशों के व्यक्ति यहाँ पर अगर अपने आय अर्जन कर रहे हैं या विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर इनकम अपना प्लांट उन्होंने लगाई, यहाँ पे जो भी इनकम मिल रहा है वो इनकम अगर विदेश में जाता है तो भी तो वो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक सीमा के अंतर्गत ही आ रहा है, यानी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आ रहा है विदेश का भी पार्ट। और हमारा भी व्यक्ति अगर विदेश में काम कर रहा है तो उसकी आय से जो प्राप्त हो रहा है वो यहाँ